एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर on our telegram group. Before I start today's session, I want this is a general reminder for those who are regular viewers of this session that today's session is the last session and I will be discontinuing this daily answer writing for the month of September. तो आज के सेशन के बाद अब मैं आपका नेक्स्ट सेशन लूँगा अक्टूबर में आफ्टर द UPSC prelims exam. As we have been doing in the past, for on Fridays I take up case study and today's case study is like this. बोला जा रहा है कि केस स्टडी स्टार्ट होती है इस बात के साथ कि म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स जो हैं आपके एरिया के, उन्होंने पुलिस की हेल्प के साथ में पुलिस की हेल्प ले करके कुछ टेम्पररी शेल्टर होम्स बने थे स्लम एरिया में, उनको गिरा दिया है। और बोला ये गया कि उन्होंने ये बोला कि ये जो टेम्पररी होम्स थे स्लम्स में, ये ऐसी जगह पर बने थे जो कि सिटी के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में यूज होने वाली जगह थी और ये इलीगली एनक्रोच करे गए थे। इलीगल जगह पर कुछ लोगों ने अपने घर बना दिए थे स्लम एरिया के पास में, टेम्पररी घर जिसको बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी टाइप के घर बना दिए थे और वो ऐसी जगह पर बना दिए थे जिस लैंड को सिटी के ब्यूटिफिकेशन के लिए रखा गया था। अब वो लोग जिन्होंने अपने ऐसे घर बनाए थे वो बैम्बू आर्टिजन्स थे, ट्रेडिशनल बैम्बू आर्टिजन्स थे, जिनको उस जगह पर रीसेटल करा गया था 5 साल पहले जब उनको किसी और जगह से डिस्प्लेस करा गया था, तब वो आकर के इस जगह रहने लगे थे। अब वो लोग जिनको अब उनका घर जब तोड़ दिया है म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ने, तो ये लोग अब होमलेस हो गए हैं, इनके पास घर नहीं रहा है। वहाँ की जो फैमिलीज हैं, जो लोग को निकाला गया है, वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनका जो एक बेसिक इनकम होती थी इस टाइम पर जब उनका वेडिंग सीजन चलता था, वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि वेडिंग सीजन के टाइम पर वो अपने कुछ बैम्बू आइटम्स और यूटेंसिल्स ये बेच लेते थे, जिस वजह से उनकी कुछ इनकम होती थी, बट लॉकडाउन की वजह से उनकी वो इनकम भी चली गई है और अब उनके पास ना कोई इनकम का सोर्स बचा है और अब उनका घर भी चला गया है, तो उनकी ये डबल प्रॉब्लम हो गई है। अब इनमें से कुछ लोग जो थे, सम ऑफ दीज वर्कर्स, इन्होंने एज अ रैग पिकर काम करना शुरू कर दिया था। रैग पिकर्स आर दोज पीपल हु पिक अप द वेस्ट थिंग्स और फ्रॉम द डिस्कार्डेड आइटम्स फ्रॉम योर होम्स, उनको वो उठाते हैं और उसको जाकर के दे सेल इट टू वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब बोल रहे हैं कि बिकॉज लॉकडाउन लग गया है, जिसकी वजह से जो स्क्रैप वेयर हाउसेज होते हैं, जो स्क्रैप सेंटर्स होते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं, वो भी बंद हो चुके हैं, जिस वजह से उनका भी काम बंद हो गया है। अब ना लोगों के पास कोई सेविंग बची है और ना कुछ खाने का सोर्स है, ना उनका घर बचा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इसके बाद केस स्टडी बोलती है कि आप डेप्यूटी कमिश्नर हैं इस एरिया के, यू आर अ डेप्यूटी कमिश्नर, और बोला गया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे इश्यूज को रिजॉल्व करें। और ये भी बोला गया है दिस इंक्लूड्स रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, दैट मीन्स रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज पीपल हुज homes have been broken by the municipal official because they have made their homes on an illegal slum area। उनको rehabilitate करना भी आपकी responsibility है and that is happening because of the beautification project जो होना है। फिर केस स्टडी आपसे बोलती है that you need to identify the stakeholders and the ethical issues and second part is क्या options हैं आपके पास में, आपको क्या लगता है क्या सबसे सही ऑप्शन होगा और उसको आपको जस्टिफाई करना है। तो इट्स अ लॉन्ग केस स्टडी, रीड इट थॉरली, अच्छे से समझिए। केस स्टडी कंफ्यूजिंग नहीं है, इट्स वेरी इजी केस स्टडी, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें सब चीज़ें हैं। सबसे पहला पार्ट है कि जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, केस स्टडी पढ़ लेना और कोई चीज़ को मिस मत करना, इन्फॉर्मेशन को। 4 चीज़ें केस स्टडी आपसे पूछ रही है, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स, क्या एथिकल इश्यूज हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन है, उसको जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले देखते हैं स्टेक होल्डर क्या है और एथिकल इश्यूज क्या है। भाई इस केस में आप इंपॉर्टेंट मैंने क्या करा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो एथिकल इश्यूज हैं
उनको मर्ज कर दिया है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टेक होल्डर्स एंड एथिकल इश्यूज सेपरेटली, आई हैव मर्ज टुगेदर इन वन प्लेस। तो जो भी स्टेक होल्डर है उसके रेलिवेंट जो एथिकल इशू है वो साथ में ही लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहला स्टेक होल्डर है स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट इन्होंने ही चलवाया था, जो डिस्ट्रिक्ट है जो सिटी है उसका काम था, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट इन्होंने ही करवाया था। Now there for them the ethical issue is that they have to follow the constitutional value of equality. They have to treat everybody equal. Equality is related to the beautification. Citizen जो है उस सिटी का, ये उसके लिए हक है, ये उसका इक्वालिटी का राइट है कि उसको एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए जो कि किसी और सिटीजन को मिलती है पूरे कंट्री में कहीं भी। Versus they also have to maintain the constitutional value of inclusivity. That means everybody must be part of the development. It must be inclusive development. So that is the ethical issue which they are facing now. Second stakeholder is the deputy commissioner, that is you. Deputy commissioner faces the ethical issue that first he has to maintain the empathy towards the displaced family. आपको पता है empathy is one of the core value of the civil services. Versus it also has to maintain the honesty and the fairness in the development work. ऐसा भी नहीं कर सकता है कि जो beautification work है that is a development work उसको अधूरा छोड़ दिया जाए, उसको ठीक से ना करा जाए, ये भी सही नहीं है, तो इसको भी maintain करना है। थर्ड स्टेक होल्डर है पुलिस। नाउ पुलिस हैज टू बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक टू पीपल बिकॉज पुलिस इज अगेन इट्स अ सिविल सर्विसेज, इट हैज टू बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक टू पीपल, बट उनको अपनी लीगल ड्यूटी भी फॉलो करनी है एंड देयर लीगल ड्यूटी वाज असिस्टिंग द म्युनिसिपल ऑफिशियल्स टू रेज डाउन दिस शेल्टर होम्स। मोर ओवर पुलिस के साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर ये लोग जिनको डिस्प्लेस करा गया है सपोज दे बिकम वायलेंट, अगर ये लोग वायलेंट हो गए और ये राइट्स करने लगे, देन पुलिस ऑल्सो हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट एक्शन बिकॉज टुमारो मीडिया एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप विल आस्क पुलिस कि आप क्या कर रहे थे, आपने लोगों को क्यों नहीं रोका, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर जब when these people were getting violent or they were doing the riots, then what were you doing? So they have to be accountable for their actions also. The fourth stakeholder are these displaced people. Now these displaced people, first thing is that they have to present themselves as a law abiding citizen. जो भी law है उसको मानना पड़ेगा. If they have settled on illegally occupied land which was meant for the beautification work, then they have to abide law and they have to remove. But they also have to maintain the patience and the tolerance in their demand, and they have to say that 5 years back they were made to settle on that land because they were displaced from some other place. So now they have to put their demands also forward and they have to maintain patience and tolerance in putting their demands forward. So now you understand what are the various ethical issues and stakeholders in this case. Let us see what are the options available. First option is कि रोक दो काम को, ये ब्यूटिफिकेशन वर्क जो चल रहा है इसको रोक दो, बोल दो इससे कुछ नहीं होने वाला है, और जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं उनको वहां पर रहने देते हैं. सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन है कि जो स्लम वाले हैं उनको जाने दो, कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब मत रखो. let us do the beautification work, let it go forward and let's not pay any attention to the slum people. That's a second option. The third option is that we need to provide some relief and shelter to the displaced people followed by some long term action. तो यहाँ पर मैंने एक बात नहीं लिखी है थर्ड चीज में. द थर्ड ऑप्शन इज प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ एंड शेल्टर. it should be provide immediate relief and shelter to displaced people followed by long term action plan to restore their livelihood and their shelter. That is the third option. I will complete it when I will give you the PDF. It will say that provide immediate relief and shelter to displaced people followed by long term action to restore their livelihood as well as their shelter. तो ये थर्ड ऑप्शन है. आइए चलते देखते हैं सबसे एक एक करके ऑप्शंस को. सबसे पहला ऑप्शन है कीपिंग द स्लम्स.
do not damage the slums, stop the beautification work. You can understand that the merit is going to be that this will provide relief to the people. People will be very happy, but the demerit is that overall development of the town will get affected, and the citizens who have been always lived in that town, the law abiding citizens of that town, they will get affected. Their right to have a good living environment, living in an environment which is developed, that will get compromised. Their rights under the constitution, that will get compromised. The second is that we can leave the displaced people on their own. जो लोग रह रहे हैं उनको खाली छोड़ दो, they will settle themselves on their own. Now the merit of this action is that the development work or the beautification work will happen smoothly without any interference. वो अपना काम चलता रहेगा. However, the demerit here will be that it is going to be an injustice to them, क्योंकि as a welfare state, हमारी जो कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को एज अ वेलफेयर स्टेट. हमारे डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करते हैं, एंड इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द वेलफेयर स्टेट टू फैसिलिटेट राइट ऑफ लाइफ टू एवरीवन. हर किसी को जीने का हक मिलना चाहिए, लाइवलीहुड मिलनी चाहिए. दैट इज अ ड्यूटी ऑफ द वेलफेयर स्टेट, एंड इट इज गोइंग टू बी एन इनजस्टिस टू दोज पीपल. मोरओवर, एज अ सिविल सर्वेंट आपको एम्पैथी होती है लोगों के साथ, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट योर फीलिंग ऑफ एम्पैथी फॉर दीज पीपल. आपको खुद से ही बुरा लगेगा और आपके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस भी आ सकती है. देखिए, केस स्टडी में बहुत जरूरी होता है कि आप अपने पे जो बाकी चीजें आपने एथिक्स में सीखी हैं, आप वो कीवर्ड्स लिखते रहिए, सो दैट आप उसको अपने कोर सिलेबस से रिलेट करते रहें. केस स्टडी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में नहीं लिखते हैं, थोड़ा बहुत अपने एथिक्स के सिलेबस के जो वर्ड्स होते हैं वो डालते रहते हैं. नेक्स्ट होता है थर्ड ऑप्शन, दैट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड शेल्टर फॉलोड बाय अ लॉन्ग टर्म प्लान. देखिए, इसके मेरिट्स हैं कि जो लोग होंगे उनको अगर आप इमीडिएट रिलीफ एंड शेल्टर दे देंगे तो दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टारवेशन, बिकॉज इट हैज बीन रिटन, इट इज रिटन हियर दैट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ फेमाइज्ड. वो भूख से मरने के कगार पर हैं, तो उनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे. मोर ओवर, दीज पीपल, देयर फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन विल गेट रिस्टोर. एज अ रिजल्ट दे विल नॉट डू एनी राइट और वायलेंस. कोई वायलेंस नहीं करेंगे. दे विल अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड बट द डीमेरिट ऑफ दिस एक्शन इज दैट इट इज टाइम ऑफ अ लॉकडाउन. ऐसा लिखा है कि लॉकडाउन है, कोविड का टाइम है. एज अ रिजल्ट इस टाइम पर जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से हेल्प कर पाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. मोर ओवर, कहां से लाएंगे इनके लिए शेल्टर प्लेस, दैट कैन बी अ डीमेरिट ऑफ दिस एक्शन. लेट अस सी क्या स्टेप्स इसमें लिए जाएंगे और क्या जस्टिफिकेशन है. सबसे पहली चीज तो आप मेंशन कर देंगे कि आप थर्ड स्टेप लेने वाले हैं, जहां पर शॉर्ट टर्म आप स्टेप लेंगे एंड इट विल बी फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म अप्रोच. अब इसमें देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहली बात, अगर रिसोर्स कंस्ट्रेंट आएगा, जैसा कि यहां लिखा था कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट आ सकता है, अगर ऐसा होता है तो किसी एनजीओ की हेल्प लेनी चाहिए या प्राइवेट वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले, जिससे कि इन लोगों को ठीक से रहा जा सके. दे कैन बी प्रोवाइडेड अ शेल्टर होम सो दैट दे कैन लिव. एक बार जब इनको शेल्टर मिल गई तो मैं क्या करूंगा, कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट के सीएम हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी नजरों में इस केस को लाया जाएगा. इट विल बी ब्रॉट इन देयर आईज सो दे कैन स्टार्ट सम अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान फॉर दीज बैम्बू आर्टिजन्स. यू नो दैट आर्टिजन्स जो होते हैं, they are important part of the state economy. That is a very important set of the people, so it is responsibility of the state to help them. तो मिनिस्टर्स जो होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल सीएम होंगे, दे विल स्टार्ट सम स्कीम फॉर द सेटलमेंट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन. इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक प्लान भी साथ में इनिशिएट कर दूंगा कि किसी भी हालत में नए इलीगल स्लम्स या सेटलमेंट नहीं बने. इससे क्या होता है, हमारे शहर जो होते हैं, हमारी सिटीज होती हैं, उनके आउटस्कर्ट्स में वी हैव ऑफन सीन दैट देयर आर न्यू स्लम्स व्हिच स्टार्ट बिल्डिंग. दिस इज कॉल्ड एज अ स्प्रॉलिंग ऑफ द टाउन. इसका होता है कि सिटी स्प्रॉल करती जाती है, बढ़ती जाती है बाहर की तरफ. तो ये इलीगल सेटलमेंट को चेक करना बहुत जरूरी होता है. तो ये भी साथ में एज अ डेप्यूटी कमिश्नर आप चेक करेंगे. नेक्स्ट होता है कि जो बैम्बू आर्ट वर्कर्स हैं, आर्टिजन्स हैं,
उनको एक्सेस टू मार्केट मिले और बेटर मार्केट मिल जाए, एज अ रिजल्ट वो उनका काम जो होगा, लाइवलीहुड होगी, दैट विल स्टार्ट गेटिंग रिस्टोर्ड, उनका फिर से काम हो पाएगा। और वो लोग जो कि स्क्रैप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको फिर से किसी तरीके से एमएसएमईज को सपोर्ट दिलवा के स्क्रैप इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म में स्टार्ट कराया जाएगा, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम हो रहा है, उनके शेल्टर के लिए भी काम हो रहा है, एंड देयर इज अ टू प्रोंग्ड अप्रोच, इट्स अ शॉर्ट टर्म अप्रोच एज वेल एज it's a long term approach. In this way you can work for the better for solving this issue. So this is it for today's case study. Thank you.